हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। बच्चों, ये जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन होगी एनसीईआरटी के। मगर जो केवल बिगनर है, यानी कि जिसने केवल एक बार भी नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, केवल वही उसे पढ़ें। वैसे ये जो भी आपके एग्ज़ाम है नीट के, आईआईटी, जेईई में, सबके लिए हेल्पफुल है, या क्लास 11 क्लास 12 के लिए। मगर मेरा ये पहले से ही नोट है कि आप इसको फर्स्ट टाइम अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब इस सीरीज़ को फॉलो करें, बिकॉज ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है क्लास 11 का। तो कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है कि बहुत ही केवल इस चैप्टर का अदर नेम है, क्या है, मोल। आपने मोल पढ़ा होगा ना, मोल कंसेप्ट। तो ये अगर हम आईआईटी, जेईई मेंस या नीट के बारे में बात करें या बोर्ड के भी, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। बट इसमें बेसिक जानकारी दी हुई है तो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या क्या है, एक बार तो हमें पढ़ना ही होता है। तो ये हमने देखो, ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमको, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एक मिनट। केमिस्ट्री में बच्चों अगर हम बात करें तो किसकी स्टडी करनी है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बच्चों, तो इस सब्जेक्ट में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो यही पढ़ना होता है, उनसे क्या कंपाउंड बने। तो ये मैं आपको ऐसे एज ए ट्रीट कर रहा हूँ जैसे आपने 9th 10th भी आपका वीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एटम क्या होते हैं मुझे थोड़ा सा बता दो। ये बताओ, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन। तो बच्चों ये सिंगल फॉर्म में है तो ये क्या है, एटम। ये क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके बनाते हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल चीज़ें दी हुई हैं वो हम नहीं पढ़ते। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, उसकी भी खास ज़रूरत नहीं है। अब सीधे आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पर। तो देखो बच्चों, इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, आप मुझे बताओ इम्पोर्टेंस क्या है नॉर्मल लाइफ में, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आप बॉडी में सपोज करो किससे, बोन्स किससे बनी होती हैं, बोन्स में क्या जरूरत है, कैल्शियम। या हमारे टीथ में, दांतों के लिए क्या चाहिए, बताओ जरा, टीथ में कौन से कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम होता है उसमें एलिमेंट, ठीक है, मिनरल्स जो भी। तो इसका मतलब कैल्शियम क्या है, एलिमेंट है। तो हम हर चीज़ में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में। यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड आइटम हैं, जो मेडिसिन हैं, बहुत चीज़ें, जो फर्टिलाइज़र हैं, ये लिखा हुआ भी है। और जो कि तुम्हारे ब्रेन में जो फंक्शन चल रहा है, जो न्यूरॉन्स आपने पढ़ी होंगी ना, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ये होता है, इस टाइप से न्यूरॉन्स देखी होंगी। तो वो भी न्यूरॉन से क्या निकलता है, सपोज करो ये न्यूरॉन्स हैं, फिर दूसरी न्यूरॉन्स इससे अटैच हो रही, तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स के बीच में क्या निकलते हैं, जो मैसेज आता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या निकलता है बच्चों, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये भी केमिस्ट्री है। तो ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ सकते हैं, ये एक बार साफ कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। बहुत जगह ऐसे केमिस्ट्री हमारे टच में है, सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर केमिस्ट्री ही है। जो न्यूरोट्रांसमीटर एक तो बताओ, जैसे डोपामाइन वगैरह हो गया, और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइकोलिन हो गया। डोपामाइन जब आपको खुशी होती है, कुछ जिम करते हो या फिर किसी से बात करते हो, एक फीलिंग आती है अच्छी वाली, तो वो डोपामाइन है। जो आपको गलतफहमी है ना कि क्या है ये, लव है, तो कुछ नहीं है, लव इज़ डोपामाइन। ठीक है, और दिस इज़ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री। जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करो पीसीएम बन रही है यानी कि पैरासीटामोल, तो क्या है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर है, उसमें ही थोड़ा सा चेंज करके आगे पढ़ेंगे अगर आया तो, उसमें ही थोड़ा सा चेंज करके क्या बनी है, मेडिसिन बनी है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, एल्कलीज, एसिड्स जैसे सपोज करो HCl है,
ठीक है। एसिड है हमारा मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन होना चाहिए ना बॉडी का। अब जैसे आप खाना खाते हो तो सपोज करो आपने थोड़ा खाना बेसिक खाया तो एसिड की कमी हो गई एक तरह से, तो हमारी बॉडी खुद रिलीज करेगी किसको, एसिड को। ठीक है बच्चों। और क्या है, पॉलीमर हैं, ठीक है बच्चों, ड्रग्स हैं, सोप हैं, डिटर्जेंट हैं, एलॉयज हैं, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। तो इसका मतलब केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे लाइन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा। केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब केमिस्ट्री के थ्रू लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बन रही हैं, जैसे देखो नेचुरल सोर्सेज एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग। तो केवल केमिस्ट्री से ये पॉसिबल हो पाया है कि कुछ मेडिसिन बनी। मेडिसिन तो केमिस्ट्री ही है बच्चों। मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग, सम ऑफ दीज ड्रग, आप एक नाम याद कर लेना थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये बाई चांस पूछा जाए यूज़ क्या है इसका तो आप बता सकते हो। एक मिनट बच्चों। विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, ये किस में, कैंसर थेरेपी में इफेक्टिव है। कौन कौन सी है, एक तो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो मैंने इसको पहले से ही थोड़ा डार्क किया हुआ है, जो जो हमें पढ़ना है, एक्चुअली जो पढ़ना है, और ये समझ सकते हो जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब ये टॉपिक क्या है, अब ये है नेचर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, ये वो मैटर नहीं है कि मैटर हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, वो मैटर नहीं है। ये मैटर है, ये पेन, ये कॉपी, पेंसिल, कुछ भी, दीवार, कुछ भी मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसका मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई मास है और जिसने कोई जगह घेर रखी है। क्या है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किताबें मैटर हैं, पेन मैटर है ना, सॉलिड है ये, पेन है, पेंसिल, ठीक है, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी हम तुम और लिविंग बीइंग्स हैं वो सब मैटर ही तो हैं, ठीक है। जैसे आपने जनरली क्या पढ़ा होगा बच्चों, सॉलिड्स पढ़े हैं कि लिक्विड पढ़े हैं मैटर में, एंड गैसेस पढ़े हैं। तो क्या है, मैटर है, जगह घेर रही है, मास है उनका कुछ, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। एक मिनट इसे डार्क कर लेते हैं, मैं आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। चलो, यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको बचपन से पढ़ा है, बचपन से आपने ये पढ़ा है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ा है तो अच्छी बात है। ये पैराग्राफ में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डरली फैशन, एक फैशनेबल तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से, ऑर्डर प्रॉपर वे में, यानी कि इस तरह से प्रॉपर वे में अरेंजमेंट उनका होता है। किसकी बात करें हम, सॉलिड्स की, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब अब जब प्रॉपर अरेंजमेंट है और पास पास है तो एक तरह से मूवमेंट नहीं होता, किसका, पार्टिकल का, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है। जैसे आपने जनरल डब्बे में गए होंगे तो मूवमेंट हो जाता है क्या, आराम से, जनरल डब्बे में आराम से घूम लेते हो क्या, एकदम इधर से उधर, बस जहाँ फिट हो गए वहीं पे, इधर उधर जाना भी बेकार है। और वहीं एसी के कोच में कभी गए होंगे तो आराम से मूवमेंट हो जाता है, जगह रहती है, मतलब। तो एक तरह से जनरल का जो डब्बा है बोल सकते हैं क्या है, वो सॉलिड है, ऐसी मतलब मजाक उठाए। इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, मतलब इन लिक्विड में पार्टिकल तो पास में होते हैं बट वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत के मूव कर सकते हैं। हाउ एवर इन गैसेस द पार्टिकल आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें गैस की, तो पार्टिकल मूवमेंट इधर उधर कर रहे हैं और बहुत दूर दूर हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल इनके मुकाबले, यानी कि इसके मुकाबले
थोड़ा पास है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, काफ़ी पास है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन प्रॉपर वे में। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की बात करते हैं, सपोज करो हमने कोई भी एक सॉलिड लिया, सपोज करो एक पेन लिया, तो इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम डेफिनेट है, निश्चित है, चेंज नहीं होगा, इस पेन का यही वॉल्यूम है। एंड डेफिनेट शेप, ये इसी शेप का है, ऐसा तो नहीं है इतना मोटा हो जाएगा। मान लो एक पेन इस तरह का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो इतना ऐसे गोल हो सकता है। ठीक है, तो यही शेप और उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम तो निश्चित है। सपोज करो आपने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, तो मिल्क आपने किसी भी मार्केट से, शॉप से लिया, घर लाए, तो वो 1 लीटर ही तो रहेगा ना। ठीक है, बट डू नॉट डेफिनेट शेप, इसका मतलब शेप डेफिनेट नहीं है, शेप कोई निश्चित नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, आप लाए थे सपोज करो एक बोतल में, मान लो एक आप बोतल में लाए, ठीक है, ये बच्चे वाली बोतल है, चाहे किसी में भी लाए, या आपने किसी में कर दिया बाउल में, या आपने किसी में कर दिया बाउल में, इसका शेप कैसा है, बोतल का शेप है, इसका शेप कैसा है, बाउल का शेप है, दोनों का अलग अलग हुआ ना शेप। वॉल्यूम इसमें आया 1 लीटर, 1 लीटर की बोतल बहुत बड़ी वाली, इसमें भी 1 लीटर आया, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, शेप अलग अलग हो गई। देखो ये लिखा हुआ भी है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब अगर आपने बाउल में डाला तो बाउल का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपने अगर बहुत बड़ा गिलास, जो पंजाब में गिलास आता है ना 1 लीटर वाला भी याद चलता है, लस्सी वाला गिलास मान लो, तो उसमें डाला तो वो ये गिलास की, ये थोड़ा सा इस टाइप का होता है वो गिलास, तो इसकी शेप ले लेगा। बाउल में डाला तो बाउल की शेप ले लेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मैंने नोट किया हुआ है कुछ चीज़ें, तो अब हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया कवर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। उससे पहले एक बार गैस और देख लो। ये देखो बच्चों, गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, नॉट डेफिनेट शेप, ना कोई शेप है। क्यों, कैसे पता चल रहा है? ठीक है, पता करते हैं। देखो बच्चों, आप मुझे ये बताओ, सपोज करो कोई गैस है, एलपीजी ही है आपके सिलेंडर। ठीक है बच्चों, आपने एलपीजी सिलेंडर में भरी, ये सिलेंडर है, ठीक है, मान लो 13 लीटर आती है हमारी जो गैस है किचन की, नियरली जो भी, उसको आपने ओपन कर दिया, तो क्या पूरे रूम में फैल जाएगी वो? आप मुझे बताओ, वो पूरे रूम में फैल जाएगी ना? तो उसने किसका शेप ले लिया? पूरे रूम का शेप ले लिया। वॉल्यूम किसका ले लिया? जो रूम का वॉल्यूम है। रूम अगर छोटा है इसमें भी फैल जाएगी, और रूम अगर बहुत बड़ा है इसमें भी फैल जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है गैस के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी कि यहाँ पे लिखा, इसका मतलब गैस का क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, डेफिनेट शेप बताओ नहीं है। आया समझ में? ठीक है, चलो देख सकते हैं। एक थोड़ा सा मैंने ये बनाया हुआ था, आप ये देख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड को अगर हमने हीट किया, ये आगे जा रहा है, हीट किया तो लिक्विड, लिक्विड को हमने कूल किया तो ये क्या बनेगा? सॉलिड। ठीक है, लिक्विड को हीट किया तो क्या बनेगी? गैस। गैस को कूल किया तो क्या बनेगा? लिक्विड। समझ में आ गया? थोड़ा सा ये पॉइंट याद कर लेना। ये देखो, ये वाटर है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक, बर्फ़। हमने इसको मेल्ट हुआ, ये यानी कि हीट दी तो वाटर किस में बन गया? लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते प्रोसेस को मेल्टिंग। लिक्विड से हमने हीट दी, ये सिंबल नज़र आ रहा होगा, तो ये किस में बन गया? ये बन गया गैस में।
इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में बनना वेपराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अगर ये बर्फ़ था, इसको हमने डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया, ये प्रोसेस कहलाती है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रोसेस नज़र आ रही होगी कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड को हम फ्रीज कर दें तो किस में बन जाता है कन्वर्ट, ये हो जाता है सॉलिड में। तो ये प्रोसेस कौन सी कराती है, ये कराती है फ्रीजिंग। आपने टर्म सुनी होगी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं। अब ये गैस है, गैस को आपने सुना होगा कंडेंस कर दिया, कभी प्रोसेस देखी होगी कंडेंसर, कंडेंस करना, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो गैस किस कंडेंस होके किस में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब ये प्रोसेस हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये देखो, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर। कोई भी मैटर है तो वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो वो है मिक्सचर, ठीक है। जैसे आप क्या करते होंगे जब नींबू पानी वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगर होती है, ठीक है, और क्या होती है, सॉल्ट होता है, नमक होता है, प्लस क्या होता है, वाटर होता है, मेन क्या होता है, नींबू होता है, ये नींबू, लेमन होता है, ठीक है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। या तो वो बिल्कुल प्योर है, यानी कि कोई मैटर या तो मिक्सचर है या फिर एकदम प्योर है। These can be further सब डिवाइडेड एज शोन फिगर 1.2। चलो देखेंगे। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, मतलब जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसी भी चीज़ में, हम अगर मिक्सचर की बात कर रहे हैं या कंपाउंड की बात कर रहे हैं या प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल आर सेम इन केमिकल नेचर। अगर सेम है केमिकल नेचर में, इट इज़ सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। तो क्या माना जाएगा, वो प्योर है एकदम। ए मिक्सचर कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब कि आप ऐसे समझ लो, क्या है, आपसे पूछा प्योर का क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्योर सब्सटेंस का मतलब है, ये लाइन लिखी हुई है, ये लिखना है, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या होंगे, आप बताओ, केमिकल नेचर में सेम होंगे ऑल पार्टिकल, ठीक है। मैनी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, मतलब आप जो आसपास देखते हो ना, आपने सपोज करो दाल खाई आज, वो मिक्सचर है, आपने छोले खाए, वो मिक्सचर है। जो आप जनरली चीज़ें देखते हो ना, वो मिक्सचर ही है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हुआ है, वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ETC, मतलब वही जो मैंने बताया, नींबू पानी पीना या शुगर सॉल्यूशन, जो आप रूह अफ़ज़ा बनाया, तो रूह अफ़ज़ा सपोज़ करो आपने रूह अफ़ज़ा बनाया, तो बोतल ली, उसमें क्या डाला, वाटर, और क्या डाला, रूह अफ़ज़ा। चीनी डालनी तो चीनी डाल सकते हो, और भी कुछ डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो सब क्या है, ये सब मिक्सचर है। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस, कोई मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है, और हेटेरोजीनियस, वो हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट और कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि जब आपने दो चीज़ों को मिक्स किया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल्कुल एकदम प्यार से, बढ़िया से, अच्छे से। जैसे कि सपोज करो ये एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें आपने क्या डाला, इसमें ये डाला आपने वाटर, ठीक है बच्चों, प्लस आपने कुछ डाले ऊपर से शुगर के पार्टिकल। आप मुझे बताओ, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आपने यहाँ से पिया,
तो भी उतना ही मीठा लगेगा, इस कोने का पिया तो भी उतना ही मीठा लगेगा, इस कोने का पिया तो भी इतना ही मीठा लगेगा। इसका मतलब है कि ये कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये लिखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इस कंपोजिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब चारों तरफा पूरे थोरो ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे भी पूरा थोरो एकदम अच्छे से सेम, यहाँ से भी सेम मिक्सचर, यहाँ से भी सेम, ये भी उतना ही मीठा, ये भी उतना ही मीठा, ये भी उतना ही मीठा। हेट्रोजीनियस क्या है, मैंने बताया ना मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस, ये दी हुई भी है। हेट्रोजीनियस क्या है, सपोज करो आपने ये लिक्विड है, वाटर है, इसमें कुछ मिलाया, यहाँ की कंसंट्रेशन अलग थी, यहाँ की कंसंट्रेशन अलग थी, यहाँ की अलग थी, यहाँ की अलग थी, नीचे की अलग थी, वो हेट्रोजीनियस, मतलब कि थॉरोली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ। तो क्या मतलब है इसका, देखो अब ये पढ़ो, इन ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। मतलब कि क्या है, एक तो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए, ये था, ये पानी, ये हमने बना दिया बच्चों पानी। तो हमने जब कुछ मिलाया ना, तो कहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए और कहीं पे बिल्कुल हल्के हो गए, कहीं पे बहुत सारे, कहीं पे हल्के, कहीं पे बिल्कुल नीचे बिल्कुल ही इकट्ठे हो गए कोने में। तो ये एक तो मिल ही नहीं रहा, ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि विजिबल भी हो जाएं, जैसे जब पानी को शुगर में मिलाते हैं तो शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर के पार्टिकल नहीं दिखते, तो यहाँ दिखेंगे भी, दिख भी सकते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो भी नहीं रहा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो आप एक बार मैटर को क्लासीफाई करा जाए तो एग्ज़ाम में बोर्ड के बच्चे ध्यान रख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई नहीं पूछा जाता है तो क्या दिक्कत है। ये मैटर है, मैटर टू टाइप से डिवाइड हुआ, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है, जो आप जनरली लाइफ में देखते हो ना चीज़ें, वो मिक्सचर ही हैं, 2 3 4 चीज़ें मिक्स बनी हुई हैं, मिक्सचर। अब एक अच्छे से मिक्स हो गई, पता नहीं चल रहा, तो वो होमोजीनियस है, और बुरे से मिक्स हुई हैं, सारा पता चल रहा है, तो समझ लो हेट्रोजीनियस है, सीधी सिंपल भाषा में। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या, प्योर चीज़ें होती हैं या तो एलिमेंट या कंपाउंड, दोनों की स्टडी हम करेंगे। एलिमेंट का मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन आप पढ़ते हैं, कैल्शियम आपने सुना होगा कि सिलिकॉन है, रेत वगैरह की सिलिकॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, ठीक है बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो समझना, डेफिनेशन वाइज समझना अलग बात है, कंसेप्ट क्लियर होना अलग बात है। कंसेप्ट क्लियर होना बच्चों अलग बात है, बट आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट ही लिखनी होती है, कहाँ पर एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चलो एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होती हैं, कोई बात नहीं। अब देखो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, प्योर, ये लिखा हुआ है हमने, प्योर सब्सटेंस, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्योर सब्सटेंस है। कॉपर है, तांबा, सिंपल, अगर आपसे कहें तांबे की रिंग आती है, तांबे का गिलास आता है, तो वो उसमें तांबा ही है, हालांकि मिक्स होगा तो वो मिक्सचर में आएगा। सिल्वर है, प्योर सिल्वर लेने गए आप मार्केट में, गोल्ड है, प्योर गोल्ड लेने गए, तो वो क्या है, प्योर हैं ये चीज़ें, है ना, AuAg सिल्वर, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तांबा, ये प्योर हैं। वाटर है, आपने पानी पिया H2O, प्योर है, कोई दिक्कत नहीं, पियो। ग्लूकोज है, शुगर है, प्योर है, पियो, सॉरी खाओ, ठीक है, तो ये प्योर है। इसमें अगर मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर है, अच्छे से मिक्स हो गया तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बुरे से मिक्स हुआ तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है अपने साथ, जब मेरे साथ पढ़ें, अपने साथ NCERT की बुक उठाएं, लाइन बाय लाइन पढ़ें, ठीक है। और मैंने ये पहले ही बताया हुआ है, एक तरह से क्लेम समझ लो
इट्स ओनली फॉर बिगनर्स, ठीक है, ओनली फॉर बिगनर्स, शुरुआत के बंदे जो शुरू में पढ़ रहे हैं, एक बार भी नहीं करी वो, क्योंकि मैं इसको डीप पढ़ा रहा हूँ बट सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट, इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी जाती है थर्ड स्टेप। तो जो थर्ड स्टेप वाली होती है उससे क्वालिफाई होता है आईआईटी या नीट एग्ज़ाम। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ये इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बेस मजबूत करता है। इससे क्वालिफाई नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छा बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, बट इससे बेस मजबूत होगा। इसके सेकेंड ये सिंपलेस्ट वे में एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट। क्या मतलब है इसका कि प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, एलिमेंट में आगे क्लासिफाई किया जा सकता है किसको, प्योर सब्सटेंस को। एंड कंपाउंड मैंने बताया था, यानी कि ये प्योर सब्सटेंस है, इसके दो पोर्शन बनेंगे। प्योर यानी कि प्योर चीज़ एलिमेंट भी हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट भी हो सकता है, और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि पानी है और एकदम शुद्ध है H2O, तो वो कंपाउंड माना जाएगा, ठीक है बच्चों। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब क्या है, एलिमेंट को क्या कह रहा है, कोई मैंने कहा कि एलिमेंट क्या है, सपोज करो ये कैल्शियम है और उसमें कैल्शियम के एटम ही हैं, तो उसको भी प्योर तो हो गया ना वो, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर कैल्शियम है, आप मार्केट से कैल्शियम लाए, कहीं से मिला सपोज करो कैल्शियम, तो उसमें केवल कैल्शियम के ही एटम होंगे, ठीक है, कैल्शियम के ही एटम होंगे। और कंपाउंड क्या चीज़ है, डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या चीज़ है, दीज पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। अब देखो एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, मैंने पहले ही बता दिया ये भी चीज़। ये हाइड्रोजन एटम है, H2 मॉलिक्यूल है, क्या दिक्कत है बच्चों, ठीक है। O3 ओजोन मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक एटम ये हो गया, या एटम या मॉलिक्यूल एक तरीके का, एक ये ऑक्सीजन का हो गया, तो मिक्स हो गया। मगर ये टोटल कंपाउंड इसलिए है, प्योर सब्सटेंस इसलिए है, क्योंकि इसमें और कुछ, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, वाटर की आइडेंटिटी है। जैसे आपने सपोज करो कहीं समरसेबिल से पानी लिया तो वो भी H2O है, कहीं नाली से बाहर ये समझ लो कहीं उत्तराखंड में अच्छा बिल्कुल बढ़िया उत्तरकाशी से पानी लिया, वो भी ये है, ठीक है। और नॉर्मल कूप से पानी लिया, वो भी H2O ही है। नाली वाली का पानी, वो भी सब मॉलिक्यूल सेम ही है ना, ये तो H2O ही है। तो इट मीन्स ये हैं तो प्योर ना, वाटर प्योर है, बट इसमें मिक्स है, एक हाइड्रोजन ये, ऑक्सीजन ये, तो ये कंपाउंड माना जाएगा। अलग अलग टाइप के एटम, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, देख लो। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि एक तरीके के एटम जो होंगे वो कहलाएंगे एलिमेंट, जिसमें एक तरीके के ही एटम होंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कैसे एटम है, H, ये क्या है, गोल्ड है, ये क्या है, जिंक है, कुछ मिक्स नहीं है। O2 मतलब ऑक्सीजन के ही है, O3 मतलब O3 ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। एलिमेंट में भी एटम और मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी। जैसे कैल्शियम की बात करें एटम है, और O2 की बात करें मॉलिक्यूल है, ठीक है। कंपाउंड की बात करें डिफरेंट एटम, जैसे वाटर CaCO3, मतलब कंपाउंड क्या है, इसमें डिफरेंट एटम भी है, ठीक है बच्चों। चलो ये नज़र आ गया होगा। वाटर क्या है मुझे बता दो जल्दी, इसमें एक H है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड। अच्छा ये ऑक्सीजन नहीं होता, सपोज करो केवल H यानी कि H2 होता, तो ये क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन ही मिल रहा है। ये O है, ये C है, यानी कि कंपाउंड हो गया, CO2 कंपाउंड हो गया ना, ठीक है बच्चों। ऑफ मॉलिक्यूल, अब हमने केवल इस चैप्टर में ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाई जा रही, बिकॉज ये चैप्टर एक शुरुआत है और बेसिक है, और इससे नहीं पूछा जाता कुछ भी। जो रिक्वायर्ड है मैंने केवल वही आप देख सकते हो, हेडिंग वही बना रखी है, ठीक है। तो अब ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उनके मेजरमेंट क्या है।
तो ये पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, सिंपल सी बात है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। कोई भी प्रॉपर्टी है टू कैटेगरी में है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कितने पे मेल्ट हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, किसी की डेंसिटी, जैसे हनी की, शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की कम है, ETC। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी क्या, लाइक कंपोजिशन, कितना जल के क्या दे रहा है, जैसे कंबशन बोलते हैं ना, C+O2 CO2 बन रही है, ठीक है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कंबशन रिएक्शन, ठीक है। या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, या जला रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कंबशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, एसिड से बेस से, तो जब हम रिएक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में वो कंपाउंड नहीं रहता, वो चेंज रिएक्ट कर जाता है और कुछ चेंज हो सकता है, हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सेम ही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी कंपाउंड का आपने कलर देखा तो आपने देखने के बाद क्या वो चेंज हो गया, पहले लाल था फिर हरा तो नहीं होगा, सेम ही है, ठीक है। आपने मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, मान लो 2 ग्राम था, उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करो आपने थोड़ा सा लिया और मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वही रहेगा, कंपाउंड भी वही रहेगा। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में वो चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मेजरमेंट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी का। Quantitative measurement of property is required for the scientific investigation. Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. Quantity एक होती है क्वालिटी, जैसे अब मुझे बताओ क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। एक जनरल, जैसे आपने लिया इलेक्ट्रिकल, आपने घर बनाया, इलेक्ट्रिकल वायर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिकल वायर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल वायर में कोई आपने मार्केट में गए तो कुछ तो मोटा आता है और कोई पतला सा आ जाता है, तो ये जल्दी फूक जाता है, जलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये सपोज करो आपने ये लिया और ये लिया, अब मुझे बताओ क्वालिटी किसकी अच्छी है, इसकी अच्छी है, ठीक है। आपने मार्केट में जाके पूछा ये मुझे 2 मीटर दे दो, ये मुझे 1 मीटर दे दो, तो 1 मीटर 2 मीटर दोनों कॉपर के तार हैं सपोज कर लो, या किसी भी चीज़ के। तो ये जो 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर ये क्या है, ये क्वांटिटी है। आप क्वांटिटी कह रहे हो कि क्वांटिटी, और क्वालिटी मतलब कि जब कह रहे हो कि यार मुझे अच्छा वाला दे दो, ऐसे सपोज कर सकते हो, क्वालिटी वो होती है, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। तो SI यूनिट का मतलब क्या है, आप सपोज करो मीटर बोल रहे हो, 2 मीटर तार ले लो, दे दो, कहाँ, इंडिया में। हो सकता है इंटरनेशनल में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वो मीटर नहीं चलता हो, जैसे कि यहाँ पे आपने गांव में देखा होगा, कुछ इंडिया में जनरली गांव में कि ज़मीन कैसे चलती है कि बीघा में चल रही है। कहीं पे मैंने सुना कि बीघा में नहीं चलती, कुछ मतलब उसमें कुछ आता है कि बीघा की जगह वो कुछ पर्टिकुलर कोई टर्म मुझे याद नहीं आ रही, उसमें वो मेजरमेंट करते हैं, मगर वो गाँव की अपनी बोली है, ठीक है। बट ये तो केमिस्ट्री में तो नहीं चलेगा ना, केमिस्ट्री में तो चल ही नहीं सकता। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट, ये जो यहाँ पर होगी इंडिया में, वहीं फ्रांस में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, कनाडा में भी होगी, हर कंट्री में वो मान्य है। कुछ कंट्रियों ने अपनी एक तरह से बोल सकते हैं टीम बनाई और फिर कंफर्म कर दिया कि हम लेंथ को मीटर में ही लेंगे, ठीक है, लेंथ को मीटर में लेंगे। ये किसने बनाई, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, ठीक है, और उसको पूरी कंट्री ने, सभी देशों ने माना, ठीक है। तो हम ये इसमें कुछ पूछेंगे नहीं। और कितनी, 7 बेसिक यूनिट है, बस ये याद कर लेना, 7 बेसिक है। जैसे लेंथ को, चाहे आप यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे कहीं भी हो, लेंथ को सिंबल क्या है, L, स्मॉल l। SI यूनिट कौन सी है, मीटर। सिंबल ऑफ SI यूनिट ये M से डिनोट करते हैं। मास क्या है, मास को कैसे जनरली पता है सबको, M स्मॉल m। किलोग्राम, यहाँ पे भी किलोग्राम में, अमेरिका में भी किलोग्राम में, बिहार में भी किलोग्राम में, दिल्ली में भी किलोग्राम में, और ये kg। टाइम को T, ठीक है बच्चों, टाइम को T। और
क्या है SI यूनिट? सेकेंड S। आपने ये सारी पढ़ी हुई है 9th में 10th में भी। इलेक्ट्रिक करंट I से, क्या है SI यूनिट? एम्पियर। कैसे डिनोट करते हैं? A से। सिंबल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से 7 बेसिक यूनिट से ही हम सारी यूनिट बना लेते हैं। थर्मोडायनेमिक, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T से करते हैं केल्विन, और ये K से करते हैं, ठीक है बच्चों। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ये चैप्टर अभी एक्चुअल में शुरू नहीं हुआ, ये चैप्टर है मोल का, मोल कंसेप्ट। MOLE हम लिख देते हैं MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है ये? I से, IV। ये क्या है? कैंडेला, CD से, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे हम क्या ये चाहे तो आप देख सकते हैं, बट मैं एक जनरल वे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट थोड़ा सा ये स्पीडली नहीं है बच्चों, इस सिंपलेस्ट वे में है NCERT। दिस इज़ नॉट कि हम बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ये है सिंपल तरीके से पढ़ाई जा रही है। इसके बाद अगर जो पढ़ने चाहेंगे बच्चे, हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे NCERT के, देन वी विल गो नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत प्रॉपर एक एक पॉइंट से जो निकलते हैं क्वेश्चन वो पढ़ाई जाती हैं। थोड़े से टर्म याद कर लेना। 10 की पावर -15 फेम्टो पीको, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी, -1 10 की पावर -1 डेसी, ठीक है बच्चों। ये प्रीफिक्स यूज इन SI सिस्टम में है, ठीक है, जो हम आपके आगे आएंगे। 10 क्या हो गया? डेका हो गया। 10 की पावर 2 हेक्टो हो गया। 10 की पावर 3 किलो हो गया। 6 क्या हो गया? मेगा हो गया। एंड 10 की पावर 9 गीगा हो गया, ठीक है बच्चों। याद देख लो, जैसे ये है कहीं पे लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। तो ये आगे आएगा, हम पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों, मास एंड वेट, मास एंड वेट। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है वो उसका मास कहलाता है। जबकि वेट, आपने सुना होगा मास अलग होता है, वेट अलग होता है। इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, फोर्स है जो ग्रेविटी एक्सर्ट करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस चीज पर। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट, क्या है? मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि वेट क्या है? मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। आपका जो वेट है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, कोई भी कहीं भी, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, जो आपका वेट है इंडिया में पृथ्वी पर, वो सेम है। अब मुझे बताओ, क्या चांद पे भी सेम होगा क्या? ओबियसली बात है, चांद पे सेम नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो वो अलग होगा, ठीक है। तो वेट क्या हो जाता है? ग्रेविटी जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, ठीक है। तो वहाँ ग्रेविटी अलग है, चांद पर तो अलग अलग होगा, ठीक है। चलो ये तो रही मजाक की बात, अब देखते हैं। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। इसका क्या मतलब है? किसी भी सब्सटेंस का मास अच्छे से एक्यूरेटली पता कराया जा सकता है जो लेबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस है। और उसके एक बार हम देखेंगे, ये देख लो गौर से। आप जो भी बच्चे 11th में हो, 12th में हो, उन्होंने प्रैक्टिकल में गए होंगे तो देखा होगा। ये क्या है? बीम है, ये पेन होते हैं, इन पर मेज़रमेंट किया होगा कभी, ठीक है। ये लेबल नीचे, मान लो ये किसी टेबल पे रखा है तो ये उसको लेबल में किया जाता है, ये ठीक है। और ये होता पॉइंटर, ये जो बीच में ये इस तरह से, ठीक है। ये राइडर नोब है, ये राइडर कैरी है, ये राइडर है, ठीक है। तो एक बार हमने ये भी देख लिया। चलो अब क्या है? वॉल्यूम, इम्पोर्टेंट टर्म है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस ने कितनी जगह घेर रखी है वो उसका वॉल्यूम है। इट हैज़ द यूनिट लेंथ क्यूब, यानी कि L क्यूब, ये क्या है? इसकी यूनिट है, किसकी? वॉल्यूम की। सो इन, अब देखो, सो इन SI सिस्टम वॉल्यूम
हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। हमें एसआई सिस्टम में ही पढ़नी है ना, ऐसा तो नहीं कि हमें दिल्ली में अलग सिस्टम चल रहा है, अमेरिका में अलग चल रहा है। भाई जो मीटर है, लेंथ आप लेने गए तार, तो वो कहीं पर भी जाएं एसआई सिस्टम में ही बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर की क्यूब, ठीक है। किसमें? एसआई सिस्टम में। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, लैब में बात करें, तो स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज। अब मुझे बताओ, पैरासीटामोल या कोई भी गैस है या कोई भी मटेरियल है, तो वो बहुत थोड़े mg वगैरह में चलता है, ठीक है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में चलता है या थोड़ी जगह के अकॉर्डिंग बातें होती हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। हैंस वॉल्यूम इज ऑफन डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। अब याद कर लो थोड़ा सा कि ये आपके न्यूमेरिकल में आते ही रहेंगे। वॉल्यूम मोस्टली सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में, आपको इसमें कुछ कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन हम देखेंगे। एक कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एन एसआई यूनिट, क्या करी हुई है? वॉल्यूम की एक कॉमन यूनिट कर दी, वैसे वो एसआई यूनिट नहीं है। इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वैसे एसआई यूनिट नहीं है। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml। एक पॉइंट तो ये याद कर लें ना, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। अब एक तरह से ना इसको विजुअलाइज करो तो आपको समझ में आएगा। आप क्या करना, 1 लीटर का क्या मतलब है, इस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैं करा रहा हूँ। 1 लीटर का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा है सपोज करो, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि 1 लीटर ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, अच्छा इतने में आ जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में ये तो पता ही है सबको, 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं, ठीक है। ऐसे आप सपोज कर सकते हो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब आप अपने हाथ से नापते थे ना, ये आपका सपोज करें ये बॉडी है, तो ये जनरली जो कपड़े वाले मेज़रमेंट करते हैं ये इतना, इसे क्या मानते हैं वो 1 मीटर, ऐसे ही जनरली तो ये 1 मीटर मांग रहे हैं। तो आप ऐसे सपोज करो 1 मीटर ये हो गया अपने हाथ से, 1 मीटर ये इस टाइप से जो कोई स्ट्रक्चर में, उसमें कितने आ जाएंगे? 1000 लीटर आ जाएंगे ना। अब ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी जो पानी की टंकी है वो 1 मीटर आपके हाथ से जा रहे, मेज़रमेंट करना है 1 मीटर होगी, तो 1 मीटर क्यूब में ऐसे समझ लेना उसमें कितने होंगे? 1000 लीटर। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 1 सेंटीमीटर छोटा सा होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये मतलब एक तरह से समझने के लिए है, ठीक है। अब ये भी एक टर्म याद कर लेना, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं भाई। अब क्या है ये भी पढ़ लो, पेज नंबर 10 पे आ गए हम। आज हम पेज 14 तक करेंगे। इन द लेबोरेटरी में द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट, ईटीसी। जो वॉल्यूम है वो हम किसके द्वारा करते हैं? ब्यूरेट, पीपेट के द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, ब्यूरेट ये है, पीपेट ये है, जो यहाँ पे पीपेट बबलर लगाते हैं और हम इस तरह से 25 ml जो एक मेज़रमेंट लगा हुआ है और बबलर लगाते हैं वो शक करता है 25 ml तक, ठीक है। तो ये एकदम कैलिब्रेटेड है ये कि 25 में 25 ही आएगा, यानी कि 25.2 नहीं आएगा, ये यहाँ तक 25 ही आएगा। तो ये है, ये आपने मीजरिंग सिलेंडर टाइप देखा होगा, है ना। ये 100 ml दिखा रहा है, तो 80, 70, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये कितने का है? 1 लीटर। यहाँ मेज़रमेंट लगा हुआ होता निशान, तो इसमें 1 लीटर आ जाएगा कोई भी सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी क्या है? जैसे जनरल लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि शहद है, हनी है, बहुत ज़्यादा डेंस है, किसके? वाटर के मुकाबले, है ना। जनरली बहुत ज़्यादा घना है, उसके पार्टिकल पास पास हैं, बिल्कुल पास पास, थोड़े से वाटर के थोड़े दूर दूर हैं, ऐसे समझ लो।
द टू प्रॉपर्टी मास एंड वॉल्यूम डिस्कस एबव आर रिलेटेड एज फॉलो। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा न्यूमेरिकल में सॉल्व जब हम करेंगे। डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है। डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, किसी भी डेंसिटी की इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल है, ठीक है। सो एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। एसआई यूनिट क्या डेंसिटी की, बेसिक यूनिट कितनी थी एसआई में 7, उनसे ही निकलेंगी। तो एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास की क्या थी केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो हम लिखेंगे केजी मीटर क्यूब, मीटर -3, वो मतलब ये नीचे है ना तो ऊपर आ गया, समझ में आया। अब आप एक बार बताओ, केमिस्ट्री में क्या कोई केजी की बातें चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, मीटर की बातें चल रही हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, दिस यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज एंड ए केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन केजी की जगह ग्राम यूज़ कर रहे हैं और मीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम और वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोज इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। मैंने बताया ही था, यानी कि ये ए है, इसके पार्टिकल पास पास हैं, ये बी है, इनके पार्टिकल दूर दूर हैं। तो आप क्या बताओगे, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, मान लो ये अगर बी है तो। अब ये है टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। चलो अब टेम्परेचर के बारे में एक बार देखते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एंड केल्विन। आपको क्या याद रखना है, के इज़ द एसआई यूनिट, मैंने आप लोग को बताया था एसआई यूनिट कितनी है, 7 है, ठीक है, 7 बेसिक यूनिट। तो के जो टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के से डिनोट हम करते हैं, एसआई यूनिट है। अब आप ये देखो, जनरली द थर्मामीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। ठीक है, थर्मामीटर 0 डिग्री टू 100 डिग्री क्या होता है, कैलिब्रेटेड होता है। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये क्या है, 0 डिग्री फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा बर्फ़ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है पानी का, और 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उबल जाएगा वाटर। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री 32 डिग्री टू 212 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आप याद कर लेना। और ये एक फॉर्मूला है जो कन्वर्ट करने के लिए है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री एफ, जो भी एफ निकालना है अगर आपको, कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि निगेटिव वैल्यूज़ आर पॉसिबल है इन सेल्सियस स्केल में, बट इन केल्विन स्केल में निगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे कुछ नहीं होगा, उसके नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, लेकिन केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 273 है ना, तो उसके नीचे भी तो टर्म हो गई ना। अच्छा, डिग्री सेल्सियस से जब यहाँ पर जाना था तो ये 273 से प्लस कर देना था। 25 डिग्री सेल्सियस है तो कितना प्लस हुआ है, 273, ये 0.15 छोड़ो तो 298 आ गया। 37 में कितना हुआ, 273,
310 आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड हुआ 273, तो 373 केल्विन में चेंज हो गया। ठीक है, ये याद कर लेना ना, ये किस फॉर्मूले से थे बताओ जरा, ये किस फॉर्मूले से, ये इस फॉर्मूले से। फ़ारेनहाइट कैसे चेंज होता है डिग्री सेल्सियस में, एफ, ये एफ डिग्री एफ इजिकल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यार एक फॉर्मूला और था मुझे जहाँ तक ये मतलब फॉर्मूला यही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इजिकल टू एफ माइनस 32/9। ठीक है बच्चों, चलो अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का क्या मकसद है, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, जैसे तुम्हारे पढ़ने की सर्टेनिटी तो कम है, अनसर्टेनिटी है, आज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे अनसर्टेन। तो अब देखो जो भी है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर हम पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। मैनी ए टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थियोरेटिकल कैलकुलेशन। हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन में भी और एक्सपेरिमेंटल डाटा में भी वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, थ्योरी तो कुछ और कहती है, कई बार हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज करो x + y = z, ये मान लो 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम, ये कुछ 20 ग्राम बनना है मान लो, लेकिन एक्चुअल में ये डाटा है थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल, एक्चुअल में ये 10 ग्राम यूज़ हुआ, ये 10 ग्राम यूज़ हुआ और ये 19.97 यूज़ हुआ। तो ये जो डाटा है ये हमारा क्या है, ऑब्ज़र्व किया है हमने, ऑब्ज़र्व किया है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या डाटा है ये, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है बच्चों, चलो इसे पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है। रेफरेंस स्टैंडर्ड अच्छा टॉपिक है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस का क्या मतलब है, देखो रेफरेंस का मतलब है, सपोज करो आपने कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदी, आपने लिए 1 kg एप्पल, ठीक है, तो जिससे आपने एप्पल लिए उसने 1 kg का वो बाट रखा होगा गोल सा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने ये तो देख लिया कि ये 2 तराजू होते हैं, उसने इस पे 1 kg का बाट रखा, इस पे रखे उसने एप्पल, आपने ये तो देख लिया कि ये इक्वल हो गए हैं और सही है 1 kg है। आपने ये बताया ये जो 1 kg का वाट रखा हुआ है, क्या पता यही सही ना हो, तो ये भी किसी से चेक किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है, जिससे ये चेक किया जाता है उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। वो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक पर्टिकुलर, हर कंट्री में होती है, सभी किसी पर्टिकुलर कुछ कंट्रियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उससे रेफरेंस ले लिया कि इसको इतनी चीज़ को हम 1 kg, अभी ये जो 1 kg बाट है ये कहीं से अप्रूव्ड होकर आया है, ऐसा नहीं कि अगर ये 1 kg का पत्थर ले लें, सपोज करो कोई पत्थर ले लें तो वो वैलिड नहीं होगा, 1 kg का वाट ही चाहिए और उसका एक अप्रूवल है। वो किससे कंपेयर हुआ था, वो रेफरेंस से कंपेयर हुआ है। ठीक है बच्चों, वो किससे हुआ है, रेफरेंस से कंपेयर हुआ है। जैसे आपको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, आप जो पढ़ते होंगे परसेंटाइल, जैसे सपोज करो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो नीट का टॉपर सपोज करो 700 मार्क्स पर रहा, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ही तो चलता है ना, उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल बनते हैं, किसी के 98 परसेंटाइल हैं, किसी के 97 हैं, तो इस टॉपर के अकॉर्डिंग है ना कि 720 का जो पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग कंपेयर किए जा रहे हो। अगर कभी वो 720 हो जाए तो आप 720 के अकॉर्डिंग, कभी वो 700 हो जाए या 710 पे टॉपर रहें तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे, ये रेफरेंस माना जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सीट्स फिल होंगी, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी चीज़ें। बहुत एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब वो रेफरेंस हो गया आपके लिए, वो टॉपर, वो मार्क्स रेफरेंस हो गए, आप उससे कंपेयर किए जा रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो एक रेफरेंस को। सपोज करो आपके घर में कोई ताऊ जी का लड़का है और उन्होंने क्या क्वालिफाई कर लिया, IIT, ठीक है। अब आप जो कंपेयर किए जाओगे उन ताऊ जी के लड़के से ही, जनरली घरों में जो होता है उनसे कंपेयर किया जाएगा, वे रेफरेंस स्टैंडर्ड वो हो गए। ठीक है बच्चों, चलो अब जो भी समझ सकते हो।
अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे जितना भी आएगा। आफ्टर डिफाइनिंग ए यूनिट ऑफ मीजरमेंट सच एज किलोग्राम, मतलब आपने डिफाइन कर दिया किलोग्राम वगैरह, और द मीटर, जो भी, साइंटिस्ट एग्रीड ऑन द रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट मेक इट पॉसिबल टू कैलिब्रेट ऑल मेजरिंग डिवाइसेस। मतलब कि किसी भी दुकान में किसी भी जगह पर मीजरमेंट हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो डिवाइस किसी से कैलिब्रेट होनी चाहिए, मतलब वो भी चेक होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं 1 kg का वाट बस रखा है सही है या गए, कोई ऐसा भी तो हो सकता है वो 950 ग्राम हो या 1010 ग्राम हो, तो दुकानदार का नुकसान होगा, फिर हमारा होगा 950 हुआ, तो वो भी कैलिब्रेट यानी कि वो भी चेक होना चाहिए। कैलिब्रेट मतलब वो भी चेक होना चाहिए, ऐसे समझ लो। ऑल मीजरिंग डिवाइस फॉर गेटिंग रिलायबल मेजरमेंट ऑल डिवाइस सच एज मीटर, स्टिक्स एंड एनालिटिकल बैलेंस हैव बीन कैलिब्रेटेड, मतलब वो भी चेक होते हैं बाय देयर मैन्युफैक्चरर टू गिव करेक्ट रीडिंग। किससे? बाय देयर, जिन्होंने बनाए हैं, जिन कंपनी का वो होता है। किसी की शॉप होगी तो आप देखोगे उस पर एक टैग रेफरेंस स्टैंडर्ड या एक टैग लगा हुआ होगा, जिस कंपनी ने बनाया है वो अप्रूवल देती है कि ये हमारा सही है, ठीक है। जैसे हाउएवर ईच ऑफ दीज डिवाइस स्टैंडर्डाइज और कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सम रेफरेंस, ये जो डिवाइसेज हैं ये कैलिब्रेट होंगी किससे? रेफरेंस से। अब रेफरेंस क्या है वो भी लिखा होगा, इम्पोर्टेंट, थोड़ा रेड से मैंने कर रखा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट सा होगा। वो जो रेफरेंस है जिससे वो चेक है, द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम, मास का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है किलोग्राम सिंस 1889। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट जार। यानी कि हम जो मास को रेफरेंस चेक कर रहे हैं किसी से, प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है स्टोर एयर टाइट जार, मतलब उसमें एयर नहीं आ सकती, उसमें रखा हुआ है एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीज़र इन फ्रांस में रखा हुआ है। उससे मीजरमेंट हुई हैं चीज़ें, कब से? 1889 से। प्लेटिनम इरेडियम वाज चूजन फॉर दिस स्टैंडर्ड। अब उसे ही क्यों चुना, प्लेटिनम इरेडियम का जो भी सिलेंडर था? बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, मतलब उसका नुकसान हो ही नहीं रहा बिल्कुल टू केमिकल अटैक। केमिकल वगैरह अटैक करोगे, मतलब अटैक मतलब बाई चांस केमिकल उस पर पड़ जाए तो नुकसान नहीं होगा। एंड इट्स स्मार्ट विल नॉट चेंज फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, मतलब सालों साल, 100 200 500 साल तक उसका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब वो तो मास में, अगर मीटर की बात करें तो ये इसने मीटर में क्या बता रखा है, रेफरेंस मीटर को कैसे मान रहे हैं। सपोज करो आप एक कह रहे हो कि ये 1 मीटर है, ठीक है, नॉर्मल कपड़ा लेने गए और उन्होंने नापा मीजरमेंट, तो ये कैसे कंफर्म हो रहा है? ये ऐसे कंफर्म हो रहा है, द मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क ऑन ए प्लेटिनम इरेडियम बार कैप्ट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रखा हुआ है ना, तो 2 मार्क के बीच में जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने मीटर बोल दिया। अब उस जो डिस्टेंस है उसको हमने मापना है और उससे कैलिब्रेट करना है अपना कुछ भी, जो भी आप शॉप पे या कहीं भी कुछ भी ले जा रहे हो। आप कहोगे हम तो नहीं करते, हम तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पर जाते हैं, जिनकी मान लो शॉप वगैरह है कुछ, वो मैन्युफैक्चर पर जाते हैं और बैलेंस ले आते हैं या वाट ले आते हैं। हाँ, मगर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने वो मेजरमेंट किया हुआ है, अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो सब कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है उसको कम से कम, जो भी नीट के भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये वाली बहुत इजी वे में है तो इसको कम से कम एक बार में कंप्लीट कर ले। उसके बाद थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे आए, वो भी आएगी मेरी एक सीरीज़ एनसीईआरटी, और उसके बाद और नेक्स्ट स्टेप है वो आएगी नीट और जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो 3 स्टेप में मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी ये नोट्स हैं, जो भी हम अब ये जो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये इस तरह के, इनको मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी जो एक एक लाइन नीट में पूछी जा रही है और कहाँ पर पीवाईक्यू पूछा गया है, अभी इस चैप्टर से तो सिंपल चल रहा है, कहाँ पर पीवाईक्यू चल रहा है, कहाँ पर पूछा गया है, मान लो इस लाइन से पूछा गया है, वो मैंने नोट किया हुआ है और वो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी आपको, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक बात कि हम YouTube पर क्लासेस आती हैं मेरे,
और हमारी एक ऐप और लॉन्च हो रही है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से आप एनसीईआरटी फॉलो करके कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। 3 स्टेप में उसमें एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी उसमें 3 स्टेप में मेरा है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो जिनका कुछ एक है कि उन्होंने एक बार पढ़ी हुई है मगर थोड़ा सा और अच्छी करना चाह रहे हैं, बड़े करने उनके लिए, और जो एनसीईआरटी के थ्रू अपना आईआईटी या नीट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं उनके लिए हम पर्टिकुलर अलग अलग 3 पार्ट में एनसीईआरटी बना रहे हैं और उस तरह पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने आज का लेक्चर लिया होगा, आपको ये सिंपल लगा होगा, जो 11th के सीबीएसई स्कूल में, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है एक प्रॉपर वे में, ठीक है। बट ये लेवल बहुत डाउन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये एवरेज लेवल है। इससे केवल एक बार एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप एनसीईआरटी अलग तरीके से होती है। फाइनल स्टेप में एनसीईआरटी ऐसे होती है कि सपोज करो डेंसिटी पूछी गई है, तो डेंसिटी के थ्रू एक न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। ये डेंसिटी के थ्रू एक न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, तब आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आएगा। अभी हमने केवल डेंसिटी सिंपल वे में समझ ली है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।